हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिस्ट विद लॉ। वी ऑल मेड अ ट्रिस्ट विद लॉ सम टाइम इन लाइफ एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले आपने वो न्यूज़ सुनी होगी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने रूल्स अमेंड कर दिए और फॉरेन लॉयर्स लॉ फर्म्स को अलाउ कर दिया। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइएगा, गिवन कि इंडिया इज़ अ बिग मार्केट ऑफ एवरीथिंग और लॉयर की भी यहाँ पे डिमांड होती ही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे पहले भी फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म्स इंडिया में आना चाहते होंगे? जरूर आना चाहते होंगे। पिछले 70 साल अब हो गया, हमारे 70 से ज़्यादा साल हुए जुडिशरी को, तो उस समय क्या रहा होगा? तो ये एक केस में हम डिस्कस करेंगे, जिस केस का नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ए.के. बालाजी एंड अदर्स। इट्स अ 2018 केस, बट दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम जब ये इशू राइज हुआ था। इससे पहले लॉयर्स कलेक्टिव एक केस बॉम्बे हाई कोर्ट में चला था, एक मद्रास हाई कोर्ट में केस चला था ए.के. बालाजी वाला है जी, और इन दोनों केसेस के जजमेंट जो हुए थे वो अपील हुए इस कोर्ट में, और दोनों को सुप्रीम कोर्ट हैज क्लब्ड इट और हियरिंग इट एज अ सिंगल अपील। अच्छा दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि अंडर विच आर्टिकल या कहाँ से सुप्रीम कोर्ट के पास से पावर आती है कि वो कई सारे केसेस को क्लब करके एक साथ सुने या कहीं से ट्रांसफर करके हाई कोर्ट से अपने पास में लेकर आए। जरूर बताइएगा। कमिंग बैक टू दिस केस, तो इस केस में दोस्तों अब मुद्दा यही है कि क्या है, मतलब इसमें जैसे लॉयर्स कलेक्टिव में कोर्ट ने ये कहा था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कि फॉरेन लॉयर्स लॉ फर्म्स नहीं अलाउड है, जबकि मद्रास हाई कोर्ट ने ए.के. बालाजी वाले केस में कहा था कि अगर नॉन लिटिगस प्रैक्टिस है तो उसमें फ्लाई इन फ्लाई आउट की टेम्प्रेरी बेसिस पे फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म्स आ सकते हैं। जस्ट टू एम्फसाइज, फ्लाई इन फ्लाई आउट के जनरल मीनिंग जो है कि टेम्प्रेरी बेसिस पे कुछ फॉरेन लॉयर्स आए, उन्होंने नॉन लिटिगेशन में कुछ मदद की, वो मैं बताऊंगा नॉन लिटिगेशन क्या है, और उसके बाद चले गए, वो अपना ऑफिस में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये दोनों बातें अपील हो रही हैं यहाँ पर। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस केस में आगे बढ़ूँ, जस्ट टू एम्फसाइज, इट्स अ केस बिटवीन बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड जो फॉरेन लॉ फर्म्स है या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो कि ए.के. बालाजी एंड अदर्स जो कुछ भी है इसमें, बट यूनियन ऑफ इंडिया विल बी नेसेसरी पार्टी। क्यों? क्योंकि इट ऑल्सो हैज गॉट द पावर टू फ्रेम रूल्स अंडर एडवोकेट्स एक्ट। दूसरी बात है कि यूनियन ऑफ इंडिया को भी सुना जाएगा। तो आपको ये केस पढ़ने में कभी बार कन्फ्यूजन हो सकता है कि यूनियन ऑफ इंडिया आखिर किसकी तरफ है। कभी कभार वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का साइड लेती है, कभी कभार दूसरे फॉरेन लॉयर का साइड लेती है। ये मैं बीच में बताऊंगा, बट दैट इज बिकॉज यूनियन ऑफ इंडिया सारे चीज़ों को बेयरली, मतलब वो इट इज़ जस्ट हाईलाइटिंग या पॉइंटिंग आउट कि ये करने से क्या हो जाएगा, ये नहीं करने से क्या हो जाएगा, ऐसा स्टेप लेने से क्या हो जाएगा। तो एक तरीके से आई गेस क्यूरिए का भी काम कर रहे हैं, आप कह सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया कर रही है। नाउ कमिंग बैक टू दिस केस, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का फोरमोस्ट आर्गूमेंट ये है कि जो सेक्शन 29 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट है वो ये कहता है कि देयर कैन विल बी ओनली वन क्लास, अ सिंगल क्लास ऑफ पीपल who will practice the profession of law and they will be advocates। और एडवोकेट्स कौन है? जो कि डिफाइंड है ऑब्वियसली अंडर द डेफिनेशन सेक्शन की, वो रजिस्टर्ड होने चाहिए आइदर विद अ स्टेट बार एसोसिएशन, बार काउंसिल, इस तरह की चीज़ें। तो अब मुद्दा ये आता है कि व्हाट इज मेंट बाय प्रैक्टिसिंग द प्रोफेशन ऑफ लॉ। दिस इज द सेंट्रल थीम अराउंड विच दिस केस रिवॉल्व्स। क्या प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ लॉ में बस वही बात है कि अपीयरिंग बिफोर अ कोर्ट और ट्राइब्यूनल? इट ऑल्सो इंक्लूड द नॉन लिटिगस थिंग्स लाइक गिविंग अ लीगल एडवाइस, ड्राफ्टिंग या कुछ नोटरी वोटरी के काम, विच ऑल कम्स अंडर चेम्बर प्रैक्टिस। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये कहती है कि ये दोनों इन्वॉल्व है इसमें। दूसरी बात बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये कहती है कि अगर, अच्छा आप ये बताइए, ये कहती है कि अगर हम फॉरेन लॉयर्स जो आएंगे तो दे शुड ऑल्सो बी गवर्न बाई एडवोकेट। फॉरेन लॉयर्स और फॉरेन लॉ फर्म्स जो भी हैं वो सेम एडवोकेट्स एक्ट से गवर्न होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो वो फिर इट विल नॉट क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे जो एडवोकेट्स एक्ट है वो इंडियन लॉयर्स को इट बार्स देम फ्रॉम एडवर्टाइजिंग और सॉलिसिटिंग वर्क, जबकि जो फॉरेन लॉ जो है, लेट्स से यूएस का लॉ लें या यूके का लॉ लें, ऐसा कोई उन पे मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तीसरी बात कि जो यहाँ पे एडवोकेट का जो क्वालिफिकेशन है एडवोकेट्स एक्ट में डेफिनेशन में, तो वो पहली रिक्वायरमेंट है कि दे हैव टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो फिर ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये सब, एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये कह रही है कि फॉरेन लॉयर्स और फॉरेन लॉ फर्म्स को भी ये क्वालिफिकेशन मीट करना पड़ेगा। अब लॉ फर्म्स के रिस्पेक्ट में आप समझते हैं कि सिटीजनशिप मतलब रजिस्ट्रेशन इन इंडिया टाइप की बात हो जाती है, बट तो द सम एंड सब्सटेंस ऑफ देयर आर्गुमेंट इज दिस कि अगर आप आ रहे हैं तो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। बिना कंप्लाई किए अगर आप आते हैं तो यू कैनॉट प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ लॉ।
एंड व्हाट इज मेंट बाय दैट, दैट नाइदर यू कैन अपीयर बिफोर अ कोर्ट और ट्राइब्यूनल, जो कि फॉरेन लॉ फर्म्स मानते हैं। वो तो ये केस, इस बारे में केस सिर्फ नॉन लिटिगस पार्ट के लिए है, और आप नॉन लिटिगस पार्ट भी नहीं कर सकते, ड्राफ्टिंग, गिविंग लीगल ओपिनियन, कुछ भी नहीं कर सकते। जबकि जो फॉरेन लॉ फर्म्स हैं ऑन दी अदर हैंड, वो कहते हैं, पहली बात तो वो कहते हैं कि प्रैक्टिस द प्रोफेशनल लॉ मतलब होता है बस आर्ग्यूइंग या अपीयरिंग बिफोर अ कोर्ट और ट्राइब्यूनल। और इसके लिए उन्होंने एक प्रेसिडेंट कोट किया, ओएन मोहिंद्रो केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि ये एक्ट बना है, ये जो एक्ट जो ड्राफ्ट हुआ एडवोकेट्स एक्ट, इट इज ड्राफ्टेड अंडर एंट्री 77 एंड 78 ऑफ यूनियन लिस्ट, जो कि gives power to parliament to draft on matters relating to practice in high court and supreme court। तो अब उनका ये आर्गुमेंट है कि इसका मतलब ये नॉन लिटिगस पार्ट कवर नहीं करता है, बट कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब एंट्री में, जब किसी भी शेड्यूल 7 की लिस्ट में कोई एंट्री होती है तो इट इज एग्जॉस्टिव। मतलब जैसे एग्जांपल मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई एंट्री रोड पे है तो रोड के साइड में जो प्लांटेशन होता है, जो डिवाइडर होता है, ये सब पावर भी पार्लियामेंट अपने लॉ में रख सकती है। तो कोर्ट वही कह रहा है कि जब उसमें ये लिखा था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर है, फिर भी कोर्ट ने, जब पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, की इट अप्लाइज टू प्रैक्टिस बिफोर ट्राइब्यूनल्स एंड कोर्ट्स। तो अगर ऐसी बात है तो फिर बाय द सेम लॉजिक हम इसको ये भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इट ऑल्सो अप्लाइज टू नॉन लिटिगस प्रैक्टिस। तो कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को रिबफ किया था। फिर ये कह रहे हैं, और यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया इनके साथ है, वो ये कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का जो मेन मोटो है, वो गोल ये है टू मेक इंडिया हब ऑफ कमर्शियल आर्बिट्रेशन। अगर हम ये रेस्ट्रिक्शन लगा दें कि फॉरेन लॉ फर्म्स या फॉरेन लॉयर्स इंडिया में नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, तब तो सारे कमर्शियल आर्बिट्रेशन लंदन, सिंगापुर शिफ्ट हो जाएंगे, एंड इट गोज अगेंस्ट द वेरी एम ऑफ द एक्ट। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा, और वो माइंड यू, ये जो लॉयर्स या लॉ फर्म्स हैं ये कह रहे हैं कि हम आएंगे अगर आपके यहाँ तो हम इंडियन लॉ पे एडवाइस नहीं देंगे, हम बस अपने रिस्पेक्टिव लॉ पे देंगे। सो लेट्स से अगर कोई यूके का लॉयर यहाँ पे आया है तो यूके के लॉ के बारे में एडवाइस देगा। और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपने नॉर्वे वाला वो जो फिल्म देखी होगी, उसमें ये हो रहा है कि उस बंदे को नॉर्वे के लॉ के बारे में जानना था। उसी तरह किसी का इंटरनेशनल बिजनेस हो सकता है, उसको उस देश के लॉ के बारे में जानना होगा। तो ये कह रहे हैं कि हम अपने लॉ के बारे में बताएंगे, बट देन कोर्ट ये कहता है कि अच्छा, अभी उनके और कंटेंशन ये है। एक बात उन्होंने ये कह दी कि हम अपने बारे में बताएंगे, अब यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया भी ये कह रहा है कि हमें वी हैव टू मेक इंडिया हब ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। और दूसरी बात, यूनियन ऑफ इंडिया ये भी कहा कि अगर हम नॉन लिटिगस पार्ट को डाल देंगे इसमें प्रैक्टिस में, तब तो जो इतने ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो IAS ऑफिसर जो अपने सीनियर्स को या मिनिस्टर्स को एडवाइस करते हैं लीगल मैटर्स में, नॉन लीगल मैटर्स में कैसे केस परस्यू करना चाहिए, वो लोग भी कवर हो जाएंगे एडवोकेट्स एक्ट से, तब तो और रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। बट देन अगेन कोर्ट ड्रीव अ लाइन, कोर्ट से कि नो, हम ये नहीं कह रहे हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो सिविल सर्विसेज एक्ट या अपने सीनियर जो रूल्स होते हैं उससे वो गवर्न है। हम तो, आप बताइए, अगर एक लॉयर है और वो एडवोकेट्स एक्ट से गवर्न नहीं है, तब तो अपना खुला बादशाह है, वो कुछ भी करे, तो उसको हमें गवर्न करना होगा, और उसके नॉन लिटिगस एस्पेक्ट की बात यहाँ पे हो रही है। तो कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया दोनों बातों को। तो ये सब आर्ग्यूमेंट सुन के कोर्ट ने फाइनली 5 इश्यूज फ्रेम की, और पहले इशू का तो आंसर आपको पता ही चल गया कि प्रैक्टिस इंक्लूड्स इवन द नॉन लिटिगस पार्ट। दूसरी बात, कोर्ट ये कह रहा है कि जो फॉरेन लॉ फर्म्स या फॉरेन लॉयर्स हैं वो भी एडवोकेट्स एक्ट को उतना ही गवर्न है और उतने ही फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं कि एडवोकेट्स एक्ट उन पर नहीं लगेगा। अब तीसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात आती है, कोर्ट ये कहता है कि अगर फॉरेन लॉयर्स और फॉरेन लॉ फर्म्स फ्लाई इन फ्लाई आउट टेम्परेरी बेसिस पे आती हैं, आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको एडवोकेट एक्ट में गवर्न नहीं होना पड़ेगा, लेकिन ओनली इफ इट्स अ कैजुअल विजिट, कि आया, मैं सलाह देकर चला गया। बट अगर वो प्रैक्टिस कर रही हैं, प्रैक्टिस में उनके जो आ रही हैं, इतना दिन रुकी हुई हैं, उनके एक्शन को एनालाइज करके ये लग रहा है वो तो प्रैक्टिस करें इंडिया में, तब उनको ये बार्ड है, अनलेस कि वो एडवोकेट्स एक्ट से कंप्लाई नहीं कर रही। और चौथी बात कोर्ट ये कह रही है कि कोर्ट ये अब आर्बिट्रेशन वाली भी मुद्दा उठा था, तो कोर्ट ये कह रही है कि अगर सपोज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन या कोई आर्बिट्रेशन है तो वो अपने रूल से गवर्न होगा, और इंटर आर्बिट्रेशन में दोनों पार्टीज खुद अपने रूल्स डिसाइड कर सकती हैं, तो वो उस रूल से गवर्न होगा। और सेक्शन 32 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट में देयर इज द फ्रीडम ऑन द, देयर इज द पावर गिवन ऑन द कोर्ट या जो भी अथॉरिटी विच माइट बी अ ट्राइब्यूनल या आर्बिट्रेटर टू
allow the person to appear even if he is not registered in the Advocates Act. आपने वो नॉर्वे वाली मूवी में देखा होगा, कोई नॉर्वे का लॉयर आया था और उसने कोर्ट ने से उसने पहले परमिशन मांगी क्योंकि वो एडवोकेट एक्ट में रजिस्टर्ड तो था नहीं और उसको परमिशन मिल गई। तो कोर्ट यही कहता है कि उस अगर आर्बिट्रेशन से किसी कोई केस है तो उस रूल से गवर्न होगा और वो रूल को हम सेक्शन 32 में ऑलरेडी अकाउंट में ले रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी एब्सोल्यूट बार और या नो बार ऐसी बात नहीं है। और फाइनली कोर्ट ये कहता है कि एक बीपीओ सपोज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की कोई कंपनी है जो कि इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है कि हमारे पास कोई केस आया, हम लोग उसको क्लाइंट काउंसलिंग की, उसको एडवाइस किया, ड्राफ्टिंग कर दी, बस हम अपीयर नहीं हुए। तो कोर्ट ये कहता है कि बीपीओज जो हैं देयर इज नथिंग इन अ नेम, हम नाम से नहीं जाएंगे, लेबल तो आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर पिथ एंड सब्सटेंस में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रैक्टिसिंग द प्रोफेशन ऑफ लॉ, यू विल बी गवर्न बाय एडवोकेट्स एक्ट। अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आप यू आर फ्री टू गो। तो फाइनली कोर्ट ने इसमें इस बात को रेस्ट की। तो कोर्ट का जो अगर सम एंड सब्सटेंस की बात करें तो यही रहा कि फॉरेन लॉयर्स या प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ लॉ इंक्लूड्स बोथ अपीयरिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ ट्राइब्यूनल और नॉन लिटिगस पार्ट। और फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म्स भी उतने ही इसके अंडर आए जितने इंडियन लॉयर्स और लॉ फर्म्स आएंगे। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस डिबेट, जो कि अब वैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया और यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर से रूल्स बनाने के लिए, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी रूल्स अमेंड करके फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म्स को अलाउ कर दिया इंडिया में आने में। अब इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा और इसका क्या आर बी रेडी फॉर दैट, ये तो वक्त ही बताएगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए केस के साथ, एक नए वीडियो में। और तब तक के लिए कंटिन्यू आर ट्रस्ट विद लॉ। बाय।